Hello dear students, in previous video you saw about what is inertia and what is force. Today we are going to study about the Newton's law of motion. Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज जो हमें स्टडी करना है वह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना है। बेसिकली यह 11th के कोर्स से हटा दिया गया है नहीं 11th के कोर्स में, बशर्ते जब हमको यह बीडी पढ़ना होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्री बॉडी डायग्राम, तो यह बीडी पढ़ने के लिए ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे कुछ बता दूं आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, इन प्रीवियस वीडियो यू सॉ व्हाट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? व्हेन बॉडी इन मोशन रिमेन मोशन, व्हेन बॉडी इन रेस्ट रिमेन रेस्ट। मीन्स इनर्शिया इज 3 टाइप। फर्स्ट रेस्ट इनर्शिया, second inertia of motion, and third is the inertia of direction. Today we know about Newton's law of motion. Newton's law of motion, first law of motion, which is called the inertia law. Inertia law. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, लॉज ऑफ मोशंस जो है वह 3 है। फर्स्ट जो लॉज ऑफ मोशन है वह है इनर्शिया लॉ। व्हाट इज इनर्शिया लॉ? व्हाट इज इनर्शिया लॉ? सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग, देयर राइडर फॉल्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आप एक घोड़े पे बैठे हो और अचानक हॉर्स क्या कर दे, चल दे, तो आप कहाँ गिर जाते हो? पीछे की तरफ। वाई? व्हाट इज रीजन? क्या कारण है कि आप हॉर्स पे बैठने के बाद अचानक हॉर्स, जब सडनली हॉर्स चलता है तो आप पीछे गिर जाते हैं? क्यों? इसका रीजन क्या है? या व्हेन यू ट्रेवलिंग बाय ए बस एंड सडनली ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, देन यू फॉल्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप एक बस से यात्रा कर रहे हो और अचानक ड्राइवर ब्रेक पे फोर्स अप्लाई कर दे, ब्रेक मार दे, ब्रेक लगा दे, तो आप फॉरवर्ड की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सब के रीजन के बारे में यहां पे हम स्टडी करेंगे आज। व्हाट इज इनर्शिया? ये सब इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है? सपोज इफ अ बॉडी वेयर नेट फोर्स इज 0, अगर किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स मीन्स किसी बॉडी पे कई फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका वेक्टर सम जो होगा 0 होगा। तो जब हम किसी बॉडी का नेट फोर्स 0 है तो जो उसका एक्सीलरेशन होगा ए नेट 0 होगा। और जब बॉडी का ए नेट 0 होगा तो बॉडी क्या होगी? यूनिफॉर्मली क्या होगी? मोशन करती रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, माने उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होनी है। तो ऐसा कब हुआ? जब बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हुई। तो इसी से हमने इनर्शिया लॉ फाइंड किया। तो व्हाट इज इनर्शिया लॉ? व्हेन अ बॉडी इन मोशन रिमेन मोशन, व्हेन बॉडी इन रेस्ट रिमेन रेस्ट, इन दैट टाइम when does not apply the external force on the body। माने यदि कोई बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहेगी, यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि इस बॉडी पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दिया जाए। माने यदि बॉडी मोशन में, जैसे यही हमने चौक को अगर अर्थ पे थ्रो कर दें, तो मैंने आपको बताया था कांटेक्ट फोर्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कांटेक्ट फोर्स के बारे में ही स्टडी ज़्यादातर हमको करना है। कांटेक्ट फोर्स के बारे में मैंने एक बताया था, पहला था सपोज कांटेक्ट फोर्स में इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल
टेंजेंटियल फोर्स मीन्स अब टेंशन फोर्स। टेंशनल फोर्स क्या होता है कि जब बॉडी को हम स्ट्रिंग से हैंग कर देते हैं तो उस बॉडी पे स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है, हम इसके बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं आगे, इसलिए हम थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे गए हैं। आपने 9th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया लॉ, सेकंड लॉ इज फोर्स लॉ एंड थर्ड इज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो आपने थोड़ा थोड़ा इसका स्टडी क्लास 9 में किया है, लेकिन अब इसके बारे में डीपली स्टडी करना है कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्यों जरूरत पड़ी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने बताया, उसको मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन दे दिया कि यदि किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो है, यदि बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स से मतलब यह है कि वेक्टर F1, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इज इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो है तो उसका ए नेट भी जीरो होगा, एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। और यदि एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से क्या करेगी? मोशन करेगी। और यदि बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करती है, इसका मतलब यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में है, यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है। कब तक? जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दिया जाए। तो व्हेन अ बॉडी, फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? इज इनर्शिया लॉ। What is inertia law? When a body in motion, it's remain motion. When body in rest, it's remain rest. In that time, when does not apply the external force on the body. माने बॉडी मोशन में है तो मोशन में है, रेस्ट में है रेस्ट में है। कब तक? जब तक बॉडी पे हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। यही रीजन होता है कि जब हॉर्स पे राइडर चढ़ा होता है और अचानक हॉर्स क्या कर दे? मूव कर दे, अगर अचानक रनिंग चालू कर दे तो क्या होता है? जो राइडर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? गिर जाता है। या आपके लिए एग्जांपल है, अगर आपका कोई फ्रेंड बाइक से चल रहा है, आप बाइक पे पीछे बैठे हो और बाइक चलाने वाला आपका दूसरा फ्रेंड है, अचानक वो गियर में डाल के गाड़ी को एक्सीलरेट करा दिया तो आप कहां पे गिरते हैं? आप बैकवर्ड गिरते हैं। वाई? क्या रीजन है? रीजन इसका यही है कि जब आपका जो बाइक था वह रुका हुआ था, उस समय उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी रेस्ट में थी। अचानक बाइक को मोशन में आने के बाद जो बाइक के टच की बॉडी थी वह मोशन में आ गई और उसके ऊपर का पार्ट मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट में रहना चाहा, इसलिए आप पीछे गिर गए बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यदि बॉडी, दूसरी कंडीशन मैंने बताया, जैसे आप कार से जा रहे थे, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कार तेजी के साथ जा रहे थे तो आप कहां गिरते हो? फॉरवर्ड। क्या रीजन हो सकता है कि जब कार मोशन में होगी उस समय उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी मोशन में है। यही फ्रेम है, इसी को फ्रेम कहा जाएगा। अभी हम पढ़ाएंगे फ्रेम क्या होता है, मैंने पीछे भी मोशन में पढ़ाया था फ्रेम, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो जब कार मोशन में थी तो उसके साथ साथ बॉडी मोशन में थी। अचानक ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी क्या हो गई? रेस्ट में आ गई। लेकिन जो कार की टच की बॉडी थी वो तो रेस्ट में आ गई, लेकिन ऊपर वाली बॉडी मोशन में होती है और आप आगे की तरफ क्या होते हो? गिर जाते हो। तो मैंने कहा कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो उसका ए नेट जीरो होता है, और ए नेट जीरो होने के कारण बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में रहती है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मोशन करती है। मतलब हुआ कि व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट्स ऑलवेज मोशन, व्हेन द रेस्ट इट्स ऑलवेज रेस्ट, इन दैट टाइम व्हेन डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। यह था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। हाँ, फर्स्ट लॉ के लिए कुछ टॉपिक और हम आपको बता देते हैं अभी से, और फिर आगे उस पर हम स्टडी करेंगे। पुल्ली होता है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, बड़ी बड़ी बॉडी होगी उसको हम छोटा सा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व करेंगे। यह बीडी डायग्राम जब हम बताएंगे तो यही है आपका। तो हमने आपको बताया, सपोज करो यह एक सरफेस है और सरफेस पे यह बॉडी रखी है, तो बॉडी का वेट जो होगा वह नीचे वर्क करेगा, और इस मेज का सरफेस इस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इस बॉडी को एक स्ट्रिंग से मैं आगे की तरफ खींचूं तो इसका टेंशन किधर अप्लाई होगा? देखिए, एक टेंशन होता है, टेंशन किधर अप्लाई होता है? टेंशन जिस बॉडी पे अप्लाई करना है, आप वहां से बैठ के एक अम्ब्रेला खोल दो तो अम्ब्रेला खुलता है। जैसे आप अम्ब्रेला खोलते हो तो हम छाता को खोल दो, जिसे छाता ला भी कहते हैं आप, तो इसको अगर दबा दो बटन तो वह कहां जाता है? दूर जाता है। तो इसी तरह इस बॉडी से जो टेंशन लगेगा, हमेशा इस बॉडी का जो टेंशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। अरे भाई, आपका अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैंने कहा कि हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ चलता है क्या? टेंशन।
टेंशन जो होता है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पे होता है। हाँ, अगर यहीं पे एक दूसरी बॉडी में कनेक्ट कर देता और इस पे जो टेंशन होता, इसका टेंशन और इसका टेंशन डिफरेंट होता। सपोज करो मैं इन दोनों बॉडी को एक स्ट्रिंग से बांध के खींचना चालू करता हूं। यदि दो बॉडी है और दोनों बॉडी को मैंने स्ट्रिंग से बांध के खींचना चालू किया, तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, यहां फोर्स आपने F अप्लाई किया, तो इस पर टेंशन अप्लाई हो रहा है पहले बॉडी पे जिसका मास m1 है। सपोज करता हूं इस बॉडी का मास m1 है, तो इस पे टेंशन किधर अप्लाई होगा? टेंशन ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पे दूर अप्लाई होता है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई होगा। और इसी ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में भी टेंशन होगा यहाँ पे, लेकिन वह टेंशन डिफरेंट होगा। जैसे ही स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी वैसे ही टेंशन चेंज हो जाएगा तुरंत। आप एक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा न्यूमेरिकल में, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होता है टेंशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एक दूसरी स्ट्रिंग थी, यहाँ दूसरी स्ट्रिंग, तो यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा? इससे डिस्टेंस पे T1 सपोज कर लेता हूं, और यह चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी वही होगा, इसलिए मैंने T1 मान दिया इसको भी। तो यह कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा टेंशनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। इस पे न्यूमेरिकल्स जब हम फुल्ली पढ़ाएंगे तो वहां न्यूमेरिकल्स आएगा। तो आपको पहला लॉ मैंने बता दिया, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? Inertia law. What is inertia law? When body in motion, it's always motion. When the rest position, it's always remain rest. In that time, when does not apply the external force on the body. Second law, Newton's second law. Second law क्या होता है? The rate of change of momentum. The rate of change of momentum is directly proportional to the force. Rate of change of momentum is directly proportional to the force. या सपोज कर सकते हो दूसरे तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स F। ओके, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंट मानते हैं, वह कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू K। K इज कांस्टेंट विच वैल्यू इज 1। K यहां पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F इज इक्वल टू डेल्टा P मीन्स डेल्टा P व्हाट इज मोमेंटम? प्रीवियस लेक्चर में मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? बॉडी के मास और वेलोसिटी का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम। सो वी कैन राइट K डेल्टा P। डेल्टा P मीन्स सपोज a body mass is m which initial velocity is u and final velocity is v। हम मान लेते हैं कि एक बॉडी का मास m है। मैं सपोज करता हूं बॉडी का मास कितना है? m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं सपोज कर लेता हूं u है, और t टाइम आफ्टर उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो हम m और v माइनस u अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो चुका है अब यहाँ पे, मीन्स F इज इक्वल टू K m रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यह आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने बताया होगा। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। Rate of change of velocity is called the acceleration. So we can write here A. F is equal to m into A, where m is mass and A is acceleration. मतलब यह हुआ कि यदि सपोज करता हूं मुझे यह चौक उठाना है और यह बॉक्स उठाना है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन में हम यह भी कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास ज्यादा, बॉडी पे अप्लाई होने वाला फोर्स भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। माने जितने ज्यादा बॉडी का मास होगा उतने ज्यादा फोर्स आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे। तो हमने बताया कि यदि बॉडी का मास ज्यादा है तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और व्हेन जैसे सपोज करो इस बॉडी को एक्सीलरेट कराना है, एक्सीलरेट का मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग करनी है, तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा अप्लाई होना होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। तो मैंने आपको सेकेंड लॉ बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। वैसे इसको मैथमेटिकली बताते हैं हम। डेल्टा से तो यह टॉपिक इस तरह से था, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, इंटीग्रेशन मेथड से देखें, डिफरेंशियल मेथड से देखें, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमको लिखना पड़ेगा व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
rate of change of momentum is directly proportional to the force. Rate of change of momentum is directly proportional to the force. dF means F is directly proportional to the dP upon dt. या d is equal to constant k, dP upon dt, where P is equal to the product of the mass and velocity is called the momentum. So we can write F is equal to K ddt, माने डिफरेंशियल का साइन है, ddt मीन्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है. P की वैल्यू क्या देख सकते हैं आप, यम भी, m into v. So we can write m into k की वैल्यू, k is constant which value is 1. So we can write m dv upon dt is equal to f, and dv upon dt is acceleration. What is acceleration? Acceleration F is equal to m into a. अंडरस्टैंड. हमने बताया आपको कि क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वह अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. उससे मैंने एक फॉर्मूला निकाला, F इज इक्वल टू m इंटू ए. अब क्वेश्चन यह आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स की यूनिट क्या होगी. अच्छा, हम फोर्स को दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज फोर्स, अगर हम फार्मूले के आधार पर चाहे डिफाइन करना तो कर सकते हैं. फोर्स इज मैथमेटिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. अरे पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो तो वो भी फोर्स है. या मैथमेटिकली डिफिनेशन आप दे सकते हैं, किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है. तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स इन यंगकियर सिस्टम. यंगकियर सिस्टम में यूनिट निकालते हैं तो यम मींस मास एंड मास यूनिट इज किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कॉल्ड द न्यूटन, 1 न्यूटन. अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी यूनिट लिखते हैं और किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और पूरा नाम लिखना हो तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर का यूज होना चाहिए. इसलिए मैंने स्मॉल लेटर न्यूटन लिखा है. न्यूटन, 1 न्यूटन मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 न्यूटन. एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी, न्यूटन होगी. व्हाट इज 1 न्यूटन. 1 न्यूटन क्या है, व्हेन 1 kg मास, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स वेयर 1 kg मास बॉडी एक्सीलरेट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब 1 kg की मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्या कर दे, प्रोड्यूस करा दें, तो वह क्या होता है, 1 न्यूटन होता है. ये एसआई यूनिट था. और एसआई यूनिट के बाद आपको दूसरी यूनिट भी इसकी होती है, डाइन. डाइन मीन्स 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डाइन मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन. और इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है फोर्स की. व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की क्या होगी, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. तो ग्रेविटेशनल यूनिट यदि फोर्स की देखी जाए तो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट. किलोग्राम वेट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू द 9.8 न्यूटन. फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम वेट, जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसको जो किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. 1 किलोग्राम वेट यह ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की है. तो फोर्स समझ गए आप. तो व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. आइए हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपका और इस पे एक न्यूमेरिकल से एनसीईआरटी एग्जांपल है. एक एनसीईआरटी एग्जांपल है कि ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग with the speed of 90 meter per second square enter a heavy wooden block and it stopped after a distance of 60 centimeter. What is the force exerted by the block on the bullet. माने आप एक बुलेट फायर करते हो, बुलेट का जो है वो मास दिया है
और यह बुलेट जाके एक ट्री में क्या करता है, या एक वुडन में टक्कर मारता है। जैसे ही वुडन में टक्कर मारता है तो उसमें 60 सेंटीमीटर इंटर करने के बाद वह क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। 60 सेंटीमीटर मूव करने के बाद स्टॉप होता है। तो यह हमको बताना है कि बुलेट पे वह जो वुड था, वो जो लकड़ी थी, वह कितना फोर्स अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में होना चाहिए कि जो इसका पार्ट दिया है उसको आप लिखो। दिया क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। व्हाट इज गिवन, मास, मास ऑफ बॉडी मींस मास विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m, m इज इक्वल टू 0.04 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। जब आपने बुलेट से फायर किया तो उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी इनिशियल स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। इंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक, यह एक वुडन ब्लॉक में इंटर करती है एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर इंटर करके क्या होती है, रुक जाती है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, यस 60 सेंटीमीटर, एंड स्टॉप रुक जाती है। रुक जाती है का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए। अभी एक क्वेश्चन हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वी नो दैट द मास, हम मास जानते हैं लेकिन एक्सीलरेशन पता नहीं हमको, तो हम एक्सीलरेशन फाइंड कैसे करेंगे। हमें दिया है v फाइनल वेलोसिटी, u एंड यस, तो वह मोशन का स्ट्रेट लाइन मोशन का कोई इक्वेशन है जो u v s और a में रिलेशन बताता हो, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि बुलेट रुक रही है, इसलिए शायद फार्मूले में माइनस 2as वैल्यू पुट करता हूं, v की वैल्यू 0, u स्क्वायर मीन्स 90 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का 60 सेंटीमीटर, बट यह सभी चीजें MKS की हैं, यह CGS का है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए MKS में। 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देते हो तो कितना आता है 0.6 मीटर। यस मालूम हो गया कितना, 0.6 मीटर। सॉल्व करिएगा सर, कितना आएगा 19 स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 9 9 जा 81 00 माइनस, यह सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 6 2 जा 12 1.2a, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 8100 अपॉन 1.2। यह नीचे डेसिमल हटाना है, तो कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स का जानते होंगे, यहां पे डेसिमल हटाना है। डेसिमल देखते हैं कि कितने नंबर बाद है, हम 1 लिख लेते हैं अपने से, फिर देखते हैं कि कितने नंबर बाद डेसिमल लगा है, एक नंबर बाद, एक नंबर काउंट करो और डेसिमल आ जाएगा, तो इसका मतलब एक 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब नीचे 10 से मल्टीप्लाई, जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर होता है 81000 हो गया और नीचे हो गया 12। अब इसको डिवाइड करो, आप डिवाइड करता हूं, कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड करिएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 000, फिर इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 5 जा, इतना एक्सीलरेशन आ गया 6750। एक्सीलरेशन जो आपको मिला 6750। तो एक्सीलरेशन के बाद जो वैल्यू आती है, अब यह एक्सीलरेशन आप फोर्स में पुट कर दो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिएगा, मास कितना है 0.04 इंटू एक्सीलरेशन कितना आया था। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं क्योंकि डेसिमल कैंसिल होने वाला है, इंटू 8100 अपॉन 1.2, यह सॉल्व करेंगे और यूनिट आएगा न्यूटन। ओके, तो आपको बुलेट जो है, बुलेट पे जो वुड है वह कितना फोर्स अप्लाई करेगी, इतने न्यूटन का फोर्स क्या कर देगी, अप्लाई कर देगी। तो समझ में आ गया क्या होता है क्वेश्चन, कहा था क्वेश्चन था क्वेश्चन को समझिए, बुलेट फायर किया आपने, वह बुलेट वुडन ब्लॉक से टकराया, वुडन ब्लॉक ने उसको किया रोका, तो कितने फोर्स से रोका यही बताना है। जबकि हमें वेलोसिटी दिया था बुलेट का मास दिया था,
रोका है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। तो यह पहला न्यूमेरिकल था। इसका सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल था जो हमने बताया है अभी। अब इसके बाद यह कुछ अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का नहीं है, अगर क्वेश्चन है आपका दिया ए फोर्स इज 72 डाइन इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल 60 डिग्री। यह हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू है ए फोर्स 72 डाइन है। 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे 72 डाइन का फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है एन एंगल 60 डिग्री। फाइंड द एक्सीलरेशन इन ए मास ऑफ 9 ग्राम विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जब बॉडी चलेगी उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, ए फाइंड करना है। जबकि फाइंड द एक्सीलरेशन इन ए मास ऑफ 9 ग्राम, मास दिया है बॉडी का मास दिया है 9 ग्राम है, 9 ग्राम है विच मूव इन द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने पीछे कंपोनेंट बताया था। तो इसके दो कंपोनेंट 60 से लगा हुआ या क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा और या एफ साइन थीटा होगा। हमें कहाँ एक्सीलरेशन निकालना है, हॉरिजॉन्टल में निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स एफ मास एम इंटू ए इज इक्वल टू एफ 72 डाइन इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना, ए इज इक्वल टू 72 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 अपन यम मास की वैल्यू कितना दिया था 9 ग्राम, 9 8 जा 72 4। एक्सीलरेशन आ गया आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यह इसका एक्सीलरेशन आया। तो इस टॉपिक पे जो हमने आज टॉपिक बताया आपको, वह टॉपिक आपका सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ का क्या है, शॉर्टली जान लीजिए। फर्स्ट लॉ का मतलब यदि किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन नेट माने ए नेट भी 0 होगा, माने बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। मतलब यह हुआ कि यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यह पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में हमने बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था इंपॉर्टेंट है, वह था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जिसके द्वारा हमें एक फार्मूला मिला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो वहां से मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इसके आगे हम थर्ड लॉ देखेंगे, इंपल्स देखेंगे। इंपल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके कोर्स से हटा दिया, अभी हम कोर्स में एंट्री नहीं किए हैं। कोर्स की एंट्री इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं कि यह बेसिक कंसेप्ट है। जब यह बीडी पढ़ना होगा आपको तो इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो इसलिए मैं अभी पुल्ली पढ़ाना है, पुल्ली से न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते चलो। थैंक्स।